जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक प्रकार की अवरक्त अंतरिक्ष वेधशाला है। यह हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी का वैज्ञानिक उत्तराधिकारी और आधुनिक पीढ़ी का टेलीस्कोप है, जिसे 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इसका मुख्य कार्य ब्रह्मांड के उन सुदूर निकायों का अवलोकन करना है जो पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं और हबल दूरदर्शी के पहुंच के बाहर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी की एक परियोजना है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और 15 अन्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त है। इसका असली नाम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, जिसका सन 2002 में नासा के द्वितीय प्रशासक जेम्स एडविन वेब के नाम पर दोबारा नामकरण किया गया। जेम्स एडविन वेब ने कैनेडी से लेकर जोनसन प्रशासन काल तक नासा का नेतृत्व किया था। उनकी देखरेख में नासा ने कई महत्वपूर्ण प्रक्षेपण किए, जिसमें जेमिनी कार्यक्रम के अंतर्गत बुध के सारे प्रक्षेपण एवं प्रथम मानव युक्त अपोलो उड़ान शामिल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा पृथ्वी से परे 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज बिंदु L2 पर होगी, अर्थात पृथ्वी की स्थिति हमेशा सूर्य और L2 बिंदु के बीच बनी रहेगी। चूंकि L2 बिंदु में स्थित वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की आड़ में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को केवल एक विकिरण कवच की जरूरत होगी, जो दूरदर्शी और पृथ्वी के बीच लगी होगी। यह विकिरण कवच सूर्य से आने वाली गर्मी और प्रकाश से तथा कुछ मात्रा में पृथ्वी से आने वाली अवरक्त विकिरणों से टेलीस्कोप की रक्षा करेगी। L2 बिंदु के आसपास स्थित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा की त्रिज्या बहुत अधिक 8 लाख किलोमीटर है, जिस कारण पृथ्वी के किसी भी हिस्से की छाया इस पर नहीं पड़ेगी। सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से काफी करीब होने के बावजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर कोई ग्रहण नहीं लगेगा। प्राथमिक वैज्ञानिक मिशन के मुख्य 4 घटक है। पहला, बिग बैंग के पश्चात ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले बने तारे की खोज करना। दूसरा, आकाशगंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन करना। तीसरा, तारों का गठन और ग्रहीय प्रणालियों को समझना तथा चौथा, जीवन की उत्पत्ति और ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन करना। इन सभी कार्यों का विश्लेषण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त प्रकाश में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यही कारण है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उपकरण हबल टेलीस्कोप की तरह दृश्य या पराबैंगनी उपाय वाले नहीं होंगे, बल्कि इसमें बड़ी मात्रा में अवरक्त प्रकाश को इकट्ठा करने की क्षमता होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वर्तमान डिजाइन इस प्रकार बनाई गई है कि यह 0.6 ऑरेंज लाइट से लेकर 28 माइक्रोमीटर की गहरी और अवरक्त विकिरण विस्तार की तरंगादैर्घ्यों का आसानी से पता लगा लेगी। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड की जो तस्वीर कैद की गई है, उसमें पहली बार ब्रह्मांड को इतनी गहराई में साफ देखा जा सकता है। ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं खींची गई है। वहीं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा है कि इससे पहले सुदूर ब्रह्मांड की तस्वीर कभी नहीं खींची गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि पुनः आयनीकरण हमारे ब्रह्मांडीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसका अध्ययन कर हम पूर्व तारों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि वास्तव में प्रथम तारे का निर्माण कब हुआ और पुनः आयनीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। ब्रह्मांडीय इतिहास में प्रथम तारे का उद्भव अंध युग के अंत की एक निशानी है। इस अवधि को प्रकाश के पृथक स्रोत की अनुपस्थिति के रूप में पहचाना जाता है। इन पहले के सूत्रों को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसने बाद में बनने वाले आकाशगंगा जैसे विशाल निकायों के गठन को बहुत प्रभावित किया। प्रकाश के प्रथम स्रोत की भूमिका उस बीज के समान है जिसने बाद में विशाल निकायों का निर्माण किया। हो सकता है प्रथम तारों ने सुपरनोवा जैसे विस्फोट से ध्वस्त होकर ब्लैक होल बनाए हो, और यह ब्लैक होल तारों और गैसों को निगलकर छोटी क्वासर बनाई हो, जिसने निरंतर वृद्धि कर विशाल ब्लैक होल का निर्माण किया हो, जो आज की आकाशगंगा के केंद्र में पाया गया है। ब्रह्मांड की संरचना की गठन की गुत्थी सुझाने के लिए वेब कई महत्वपूर्ण सवालों का पता करने में हमारी मदद करेगा, जैसे कि पुनः आयनीकरण कब और कैसे हुआ, वे कौन से स्रोत हैं जो पुनः आयनीकरण के कारण बने, प्रथम आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड रूपी इमारत की साक्षात ईंटें हैं। सिद्धांत और प्रेक्षण भी हमें आकाशगंगाओं की बनावट की शानदार रूपरेखा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे निकाय पहले बने तथा उनके परस्पर मिलन से बड़े निकायों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया आज भी मंदाकिनी के साथ उसके बौने साथियों के विलय के रूप में तथा मंदाकिनी की ओर भविष्य की संभावित टक्कर के लिए बढ़ती एंड्रोमेडा निहारिका के रूप में देखी जा सकती है। बिग बैंग के 1 अरब वर्ष बाद बनी आकाशगंगाओं का अवलोकन समय रेखा में पीछे की ओर जाकर किया जाएगा।
हालांकि तब की आकाशगंगाएं आज की आकाशगंगाओं की अपेक्षा छोटी और ज्यादा अनियमित थी, जबकि कुछ का स्वरूप वर्तमान आकाशगंगाओं से काफी मिलता जुलता है। यह एक विस्मयकारी बात है। इस दिशा में अब तक बहुत कार्य हुए हैं, इसके बावजूद कई सवाल अभी भी सुलझने बाकी है। हम नहीं जानते कि वास्तव में आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, उनके आकार को कौन नियंत्रित करता है, उनके भीतर तारों का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, और केंद्रीय ब्लैक होल के संपूर्ण आकाशगंगा पर प्रभाव के बावजूद इन तत्वों का आकाशगंगाओं के माध्यम से पुनः वितरण किस प्रकार हुआ। छोटे और बड़े निकायों के टक्कर के फलस्वरूप एकीकरण जैसी विस्फोटक घटनाओं का वैश्विक प्रभाव क्या होता है। तारों का गठन और ग्रहीय प्रणालियों को समझना। सितारा सदियों से खगोल विज्ञान का एक उत्कृष्ट विषय रहा है। विस्तृत अवलोकन और कंप्यूटर सिमुलेशन से हाल के दिनों में हम तारों को समझने लगे हैं। अब से 100 वर्ष पहले हम नहीं जानते थे कि तारों को दहन शक्ति नाभिकीय सम्मिलन से मिलती है, और 50 वर्ष पहले हम यह नहीं जानते थे कि तारे लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। हमें आज भी इसका विस्तृत ज्ञान नहीं है कि गैस और धूल के बादलों से तारे कैसे बनते हैं, अधिकांश तारे समूह में क्यों बनते हैं, उनमें से ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। हमें इसका भी विस्तृत ज्ञान नहीं है कि कैसे वे धातुओं को विकसित और मुक्त कर नई पीढ़ी के तारों और ग्रहों के पुनर्निर्माण के लिए वापस अंतरिक्ष में जाते हैं। कई मामलों में यह पुराने तारे नए तारों की निर्माण प्रक्रिया में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अवलोकन बताते हैं कि अधिकांश तारों का निर्माण द्वितारा प्रणाली में होता है और उनमें से कईयों के ग्रह भी होते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में खोजे गए विशाल ग्रहों की कक्षाएं उनके तारों के काफी करीब पाई गई। यह एक आश्चर्य की बात थी। हम यह जानते हैं कि सूर्य से थोड़े बड़े और ठंडे तारों के आसपास ग्रहों का पाया जाना सामान्य बात है। जीवन की उत्पत्ति और ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन। पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन को आधार देने की इसकी क्षमताओं को जानना संपूर्ण खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विज्ञान मिशन का केंद्र बिंदु है, और इसके मूल को जानने के लिए छोटे पिंडों के गठन को समझना जरूरी है कि कैसे उन्होंने आपसी मेल से बड़े पिंड बनाए, उन्होंने अपनी वर्तमान कक्षाएं कैसे प्राप्त की, कैसे बड़े पिंड एक प्रणाली जैसे कि हमारी सौर प्रणाली या सौर मंडल के भीतर अन्य पिंडों को प्रभावित करते हैं, तथा छोटे और बड़े पिंडों के उन रासायनिक और भौतिक इतिहास के बारे में जानना जिसने पृथ्वी बनाई और जीवन के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती रसायनों को वितरित किया। सौरमंडल के बाहरी हिस्से में स्थित ठंडे निकाय और धूल पूर्व सौर प्रणाली की परिस्थितियों के प्रमाण है, जिनकी सीधी तुलना अन्य तारों के इर्द गिर्द नजर आने वाले ठंडे निकायों और धूल से कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ग्रहीय प्रणालियां और जीवन की उत्पत्ति विषय का लक्ष्य ग्रहीय प्रणालियों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करना और उन प्रणालियों में जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक क्षमता की जांच करना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन निरीक्षित निकायों की इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तस्वीरें तथा स्पेक्ट्रोमेट्री उपलब्ध कराएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सौर प्रणाली के गतिशील लक्ष्यों का निरीक्षण करने की भी क्षमता है, जिससे हम बाहरी ग्रहों, धूमकेतुओं और कुइपर बेल्ट की वस्तुओं का अध्ययन कर सकेंगे। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ वेब दूरबीन के 4 उपकरणों में से एक है। यह एक बहुवस्तु स्पेक्ट्रोग्राफ है जो एक साथ 100 से अधिक खगोलीय वस्तुओं का अवलोकन करने में सक्षम है। यह निम्न, मध्यम और उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अवलोकन द्वारा वेब दूरबीन के 4 मुख्य विज्ञान उद्देश्यों को आधार प्रदान करेगा। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यूरोपीय उद्योग द्वारा ESA के विनिर्देशों के लिए निर्मित हुआ है तथा ESTC नीदरलैंड में ESA JWST परियोजना द्वारा प्रबंधित है। मिड इंफ्रारेड उपकरण वेब दूरबीन के 4 उपकरणों में से एक है। यह उपकरण मध्यम और निम्न रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीधी तस्वीरें तथा कोरोनाग्राफिक तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा वेब दूरबीन के सभी प्राथमिक विज्ञान उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। मिड इंफ्रारेड उपकरण यूरोप और अमेरिका के बीच एक साझेदारी के रूप में विकसित किया गया था। इनमें मुख्य भागीदार राष्ट्रीय वित्त पोषित यूरोपीय संस्थान का एक संघ, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला ESA तथा नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है। वेब दूरबीन का मुख्य दर्पण बेरिलियम धातु पर सोने की कोटिंग कर बनाया गया है। यह एक केंद्र के चारों ओर 2 वलयों में व्यवस्थित षटकोण आकार के 18 खंडों से मिलकर बना एक दर्पण है। प्रत्येक खंड का व्यास 1.3 मीटर और वजन लगभग 20 किलो है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के विज्ञान लक्ष्यों में से एक है समय धारा में पीछे की ओर जाकर उस समय को देखना जब आकाशगंगाएं युवावस्था में थी। वेब यह कार्य सुदूर की उन आकाशगंगाओं के निरीक्षण से करेगा जो हमसे 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। सुदूर स्थित ऐसी बेजान वस्तुओं को देखने के लिए वेब को एक बड़े दर्पण की जरूरत पड़ेगी।
दर्पण का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक प्रकाश इकट्ठा कर सकेगा और निरीक्षित वस्तु उतनी ही अधिक बारीकी से देखी जा सकेगी। यदि हबल टेलीस्कोप के 2.4 मीटर दर्पण का आकार बढ़ाकर वेब की आवश्यकताओं के अनुकूल बना दिया जाए तो इतने बड़े और वजनी दर्पण को बनाना और उसको अंतरिक्ष में स्थापित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इससे पहले अंतरिक्ष में इतना बड़ा दर्पण कभी नहीं ले जाया गया है। इस समस्या के हल के लिए वेब दल ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने एक ऐसा दर्पण बनाने का निश्चय किया जो वजन में हल्का हो और बहुत मजबूत भी हो। आखिरकार उन्होंने दर्पण को बेरिलियम धातु से बनाने का निर्णय लिया। नासा ईएसए और सीएसए 1996 से दूरबीन के लिए सहयोगी है। निर्माण और प्रक्षेपण में ईएसए की भागीदारी का 2003 में उनके सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया तथा 2007 में ईएसए और नासा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पूर्ण भागीदारी, प्रतिनिधित्व और अपने खगोलविदों के लिए वेधशाला के प्रयोग के बदले में ईएसए एनआईआर स्पेक उपकरण, एमआईआरआई उपकरण की ऑप्टिकल बेंच असेंबली, एरियन 5 ईसीए लॉन्चर और अभियान के समर्थन के लिए मानव शक्ति प्रदान कर रहा है। सीएसए फाइन गाइडेंस सेंसर और इंफ्रारेड इमेजेस स्लीटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ साथ अभियान के समर्थन के लिए मानव शक्ति प्रदान करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।